हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फिजिक्स में साउंड के सेट नंबर 4 के प्रश्न संख्या 61 से 80 को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 61, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है ध्वनि का अनुनाद। प्रश्न संख्या 61 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 62, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है ध्वनि का अनुनाद। प्रश्न संख्या 62 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 63, जब किसी स्थान पर दो लाउडस्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण है ध्वनि का व्यतिकरण। प्रश्न संख्या 63 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 64, समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? व्यतिकरण के कारण, ध्वनि के व्यतिकरण के कारण। प्रश्न संख्या 64 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 65 को देखते हैं। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बाहर के कमरे के बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का विवर्तन। प्रश्न संख्या 65 का ऑप्शन नंबर डी। विवर्तन को परिभाषा समझ लेते हैं। जब कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। प्रश्न संख्या 66 को देखते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। प्रश्न संख्या 66 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 67, डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। प्रश्न संख्या 67 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 68, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव। प्रश्न संख्या 68 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 69, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग सूक्ष्म वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में सूक्ष्म वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। प्रश्न संख्या 69 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, बिल्कुल गलत है। गैसों में अधिकतम होता है, ये भी गलत है। ठोसों में अधिकतम होता है और द्रव में न्यूनतम होता है। गैसों में अधिकतम होता है लेकिन द्रव में मीडियम होता है, ये भी गलत है। ठोसों में अधिकतम होता है और गैसों में न्यूनतम होता है। प्रश्न संख्या 70 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गैसों में ध्वनि की तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि गैस हो, ठोस या द्रव हो, तीनों में ध्वनि की प्राकृतिक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें अपेक्षाकृत प्रबल होती हैं, यही बिल्कुल गलत है। प्रश्न संख्या 71 का ऑप्शन नंबर बी, बाकी दोनों सही है। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग। प्रश्न संख्या 72 का ऑप्शन नंबर सी। अवरक्त तरंग को समझ लेते हैं। रात्रि दृष्टि उपकरण में अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त तरंगों की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। अवरक्त तरंगों का उपयोग देख लेते हैं। इनका उपयोग अस्पतालों में रोगियों की सिकाई करने में किया जाता है, कुहरे में फोटोग्राफी करने में भी किया जाता है। प्रश्न संख्या 73 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? वायु में 0 डिग्री सेल्सियस वायु में, कि 100 डिग्री सेल्सियस वायु में, कि जल में, कि लकड़ी में, सबसे अधिक ठोस में। प्रश्न संख्या 73 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 74, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो मैक संख्या बराबर होता है, क्या होता है? मैक संख्या बराबर होता है वायुयान की चाल बटा उस माध्यम में ध्वनि का वेग। तो मैक संख्या 2 बाई वायुयान, मैक संख्या 2 इज इक्वल टू वायुयान की चाल बटा 300, मतलब ध्वनि की चाल 332, तो वायु की चाल 332 गुणित तो 664। प्रश्न संख्या 74 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या देख लेते हैं क्या होता है। मैक संख्या बराबर वायुयान की चाल बटा ध्वनि की चाल, ठीक है। प्रश्न संख्या
75 को देखते हैं। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? हवा में कि ग्रेनाइट में कि पानी में कि लोहा में? कितना सबसे अधिक? लोहा में। प्रश्न संख्या 75 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 76। एक जैव पद्धति जिसमें प्रसव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है क्या है? सोनोग्राफी। प्रश्न संख्या 76 का ऑप्शन नंबर ए। जैव पद्धति में प्रसव्य ध्वनि का उपयोग सोनोग्राफी में किया जाता है। प्रसव्य तरंगों का अन्य उपयोग देख लेते हैं। प्रसव्य तरंगों का अन्य उपयोग देखते हैं, जैसे संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, गठिया रोग के उपचार में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में। ठीक है। प्रश्न संख्या 77 को देखते हैं। कौन सी तरंगें शून्य में संचारित नहीं कर सकती? ध्वनि। प्रश्न संख्या 77 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 78। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होगी। प्रश्न संख्या 78 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 79। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है निर्वात में। प्रश्न संख्या 79 का ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि कुछ समझ लेते हैं। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम का होना जरूरी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 80। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रेडियोलेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? सोनार। प्रश्न संख्या 80 का ऑप्शन नंबर बी। सोनार के बारे में कुछ समझ लेते हैं। सोनार जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रेडियोलेखन के लिए प्रयुक्त होता है। सोनार में प्रसव्य ध्वनि तथा समुद्र की गहराई में डूबी वस्तुओं का पता लगाया जाता है। हेलो दोस्त, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए, कमेंट पे अपना फीडबैक दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।